मुझे फिर से एक नई जिंदगी दे ऐ ऊपर वाले, क्योंकि ये वाली तो मैंने बर्बाद कर ली है। और ये उक्त पंक्तियां प्रशांत किशोर के लिए है, क्योंकि उपचुनाव में जो उनका हाल रहा उसे देख के यही लग रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उनका कुछ नहीं हो सकता। और इसी वजह से प्रशांत किशोर इस बात का जिक्र बार बार करते हैं कि भाई चाहे मुझे इस काम में 10 साल क्यों ना लग जाए, लेकिन हम अपनी दम पे सरकार बनाएंगे। अब प्रशांत किशोर की दावों में कितनी सच्चाई है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक हम समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। प्रशांत किशोर डे वन से जिस तरीके से अपने दावों को रख रहे हैं बिहार की जनता के समक्ष और सबको बता रहे हैं, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपने देखा होगा कि हर एक मौके पे, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या फिर नीतीश कुमार हो, उनके ऊपर सवाल खड़ा करने में प्रशांत किशोर जरा भी कोताही नहीं बरतते। मतलब जब भी मौका मिलता है एकदम से टारगेट कर लेते हैं। लेकिन जब से ये उपचुनाव बीता है उसके बाद प्रशांत किशोर थोड़े खोए खोए से लग रहे हैं, क्योंकि इस उपचुनाव के बाद प्रशांत किशोर को यह अंदाजा लग चुका है कि आखिरकार बिहार में उनकी स्थिति क्या है। और उसके बाद यानी इस उपचुनाव के बीतने के बाद जब प्रशांत किशोर मीडिया से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि भाई इस काम में मुझे चाहे भले 10 साल ही क्यों ना लग जाए, मैं एकदम से लगा रहूंगा और अपने दम पे सरकार बनाऊंगा। अब समझ जाइए ये 10 साल का जिक्र क्यों कर रहे हैं प्रशांत किशोर। क्या उनका जो ये कॉन्फिडेंस था और लगातार लोगों के बीच में जाके कर रहे थे कि भाई साहब इस बार तो हम सिर्फ सरकार नहीं बना रहे, बल्कि आप समझ जाइए कि 145 से भी ज्यादा सीटें लेके आने वाले हैं। क्या वो जो दावा था, क्या वो जो भरोसा था, वो अब थोड़ा सा हिल गया है? क्या प्रशांत किशोर इस उपचुनाव के नतीजों को देखने के बाद समझ चुके हैं कि बिहार की जनता ने स्वीकारा तो है, लेकिन उस तरीके से नहीं स्वीकारा है। 10% वोट का झुंझुना उनके हाथों में थमा दिया गया, लेकिन इससे उनके आने वाले विधानसभा चुनाव में कुछ ज्यादा असर पड़ते हुए नहीं दिखाई दे रहा। अब समझ जाइए कि बेलागंज में जो भी उनके प्रत्याशी कर पाए हों, या फिर अगर वही इमामगंज की बात की जाए तो थोड़े बहुत वहां पे दिखे, लेकिन तरारी और रामगढ़ में तो इनकी जमानत जब्त हो गई। मतलब ये कहीं नहीं दिखे, स्थिति बहुत बुरी थी। और इस वजह से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और आप क्या, प्रशांत किशोर तो खुद को सबसे बड़ा रणनीतिकार बताते भी हैं, लोग ये कहते भी हैं कि भाई ये सबसे बड़े रणनीतिकार हैं। तो उनको भी अब ये पता लग गया है कि ये जो उपचुनाव है उनके फेवर में नहीं रहा और अभी स्थिति इतनी भी अच्छी नहीं हुई है कि वो 2025 के विधानसभा चुनाव को जीत पाए। और इसी वजह से वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि भले चाहे मुझे 10 साल लग जाए, मैं 10 साल तक काम करूंगा, 10 साल तक मेहनत करूंगा, लेकिन मैं पीछे नहीं हटने वाला, अपने दम पे सरकार बनाऊंगा। कभी एक वक्त था जब ये कहा करते थे कि भाई हम मिशन 2025 की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब उनके भाषण को सुनने के बाद और उन्होंने जो मीडिया में आके बातचीत की है उसके बाद तो ये लग रहा है कि मिशन 2025 नहीं बल्कि मिशन 2035 की तैयारी में जुटे हुए हैं प्रशांत किशोर। क्योंकि इस उपचुनाव के बाद उनका एकदम से भरोसा टूट गया है और वो भी मान चुके हैं कि भाई 2025 जीतना तो हमारे लिए अभी संभव नहीं है। अब देखिए राजनीति में होता क्या है, मतलब एक मूवमेंट बनता है और आप समझ जाइए कि प्रशांत किशोर वो मूवमेंट बनाने में तो कामयाब रह गए। मतलब भीड़ जुटाना हो, लोगों के बीच में जाना हो, ये सब तो वो कर पाए, लेकिन वोटरों को जोड़ पाना उनके लिए अभी भी मुश्किल है और थोड़ा वो मुश्किल में नजर भी आए। आगे क्या होगा ये तो अभी कोई नहीं जानता, लेकिन यह समझ जाइए कि इन 4 जगहों के उपचुनाव से काफी निराश है प्रशांत किशोर। अभी आप देख लीजिए प्रशांत किशोर उपचुनाव से पहले जो उनकी बातों में एक ठसक होती थी, जो एक उनका अंदाज होता था, वो अंदाज अब के भाषणों में दिखाई नहीं दे रहा। ना ही प्रशांत किशोर उतना दिखाई दे रहे जितना वो उपचुनाव के पहले एक्टिव हुआ करते थे या दिखाई दे रहे थे। तो एक भारी थकान है उनके मन में और इस थकान का वजह है कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव है वो उनके हाथों से जाता हुआ दिखाई दे रहा। उनके दावे सारे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। उनके रणनीति जो है वो एकदम से कारगर साबित नहीं होती हुई नजर आ रही है और इस वजह से प्रशांत किशोर जो है अब कह रहे हैं कि भले 10 साल तक इंतजार करना पड़ जाए, लेकिन हम अपने दम पे सरकार को बनाएंगे, अपने दम पे आगे आएंगे,
अब लोग कंफ्यूज्ड हैं कि तैयारी 2025 की चल रही है या फिर 2035 की। प्रशांत किशोर भी चाहते हैं कि भाई एक और मौका मिले, 2 और मौका मिले, और इसीलिए स्टार्टिंग में मैंने एक शेर कहा था कि मुझे एक और ज़िंदगी दे ऐ ऊपर वाले, क्योंकि ये वाली तो मैंने बर्बाद कर ली। मतलब मुझे पता ही नहीं चला कि भाई साहब इसमें हुआ क्या मेरे साथ। जनता कह रही थी कि हाँ, साथ हैं, लेकिन वोट में वो तब्दील नहीं हो पाई, और इस गेम को प्रशांत किशोर को समझना पड़ेगा। सबसे बड़े रणनीतिकार को कोई और रणनीति बनानी पड़ेगी बिहार के लिए, वरना बिहार को छोड़ के किसी और राज्य में जाना पड़ेगा, क्योंकि बिहार की राजनीति को थोड़ा और डीपली अध्ययन करने की जरूरत है प्रशांत किशोर को। बाकी इस खबर को लेके, प्रशांत किशोर को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।